नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय, अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुदगल कमेटी की रिपोर्ट आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम कर दी है। हालांकि खिलाड़ियों के बारे में अभी भी तजज्जुब बरकरार है, लेकिन जो बड़े नाम का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, यानी वो सभी बड़े नाम सामने आ गए हैं और इसके बाद बीसीसीआई में खलफशार मचा हुआ है। और उसके बाद जो पहला रद्द-ए-अमल बीसीसीआई की तरफ से आया है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद, वो ये कि इस माह में होने वाला जो बीसीसीआई का एजीएम यानी कि जो इंतखाब था वो अब टल गया है, वो जनवरी तक नहीं होगा। इसके अलावा भी जो दो टीमें राजस्थान रॉयल्स और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के जो लोग सामने आए हैं, तो इस बात का पूरा इम्कान है कि इन दोनों टीमों को आईपीएल से बाहर भी किया जा सकता है। और जैसा कि अर्जी गुजार आदित्य वर्मा ने तमाम स्टेट यूनिट से अपील की है बीसीसीआई के कि वो हंगामी मीटिंग बुलाएं और इस हंगामी मीटिंग को बुलाने के बाद वो खास तौर से बीसीसीआई के सदर और आईसीसी के सदर, जहां दोनों पर कब्जा है, श्रीनिवासन को बर्खास्त किया जाए। बहरहाल बीसीसीआई भी इस पर अब अपना मौकिफ जाहिर करने वाली है। लगातार हंगामी हालात हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर इस पूरे मामले का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐन वर्ल्ड कप से पहले जो इंकशाफ हुआ है, जाहिर सी बात है बीसीसीआई के लिए और हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए इंतहाई धमाका खेज है। हम पहले सेगमेंट में इस मौजू पर बात करेंगे और दूसरे मौजू पर हम बात करेंगे कि किस तरह रूस और उसके बाद कतर की जो वर्ल्ड कप की फुटबॉल की मेजबानी है वो बरकरार रखी गई है। और इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए एक मरतबा फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जनाब फजल इमाम मलिक और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में एक बड़ा इंकशाफ हो चुका है। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई को इंतखाब टालना चाहिए और वो हो गया है। इस दौरान अदालत ने कई नाम भी लिए हैं जिनका मुदगल कमेटी में भी जिक्र है। अदालत ने जिनका नाम लिया है उनमें राजस्थान एक राज कुंद्रा और बीसीसीआई के सदर श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और खुद श्रीनिवासन भी शामिल हैं। इसके अलावा कई खिलाड़ियों के नाम भी रिपोर्ट में लिए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है धीरे धीरे इन नामों का इंकशाफ होगा। हालांकि अदालत सबको नोटिस जारी कर चुका है और बीसीसीआई का जो इलेक्शन होने वाला था इस महीने, वो जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बहुत ही हंगामाखेज सूरत हाल है। हालांकि लगातार इस प्रोग्राम में इन दोनों लोगों के साथ हम डिस्कस करते रहे हैं। अब फजल साहब, अब जबकि सूरत हाल वाजे हो चुकी है, श्रीनिवासन का नाम भी आ गया है, उनके दामाद का भी नाम आ गया है, अब हिंदुस्तानी क्रिकेट और खासतौर से आईपीएल का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, क्रिकेट का अगर मुस्तकबिल बचाना है तो श्रीनिवासन को जाना चाहिए। तय करना होगा क्रिकेट से जुड़े तमाम लोगों को कि श्रीनिवासन को बचाना है या क्रिकेट को बचाना है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर श्रीनिवासन को बचाना है तो क्रिकेट इसी तरह से चलता रहेगा। आप एक तरफ तो बहुत सारी बातें करते हैं, मुल्क के वजीर आजम ब्लैक मनी की बार बार बातें करते हो। इस सट्टेबाजी में जो लोग मुलविस हैं, जो लोग शामिल हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्रिकेट में जो इस तरह की गंदगी और काली कमाई हो रही है, इस पर अगर अभी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को भी इस सिलसिले में मतलब पेशकदमी करनी चाहिए और हुकूमत का हालांकि तरफ से अभी तक वजारत खेल की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट कोई आया नहीं है, मुल्क के वजीर आजम की तरफ से भी नहीं आया। हालांकि नए वजीर आजम ने खेल के तय अपनी दिलचस्पी दिखाई। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, अगर हम शारजा के रुकमाजी की बात करें तो जो गंदगी, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि वहां से शुरू हुई थी, अब उस गंदगी ने अब बड़ी शक्ल अख्तियार कर ली है और ये जो बीसीसीआई के सदर और जो आईसीसी के भी सरबराह हैं, उन पर जो उंगली उठी है, उनका नाम आया है, और सिर्फ मुदगल कमेटी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके नाम का इंकशाफ कर दिया है। तो अब किस तरह से खंगाला जाए बीसीसीआई को? क्या नया बोर्ड या नए अहदेदारान के आने की उम्मीद है कुछ? देखिए शबाब साहब, इस वक्त तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को एक तरह से स्टम्प कर दिया है, लेकिन वो एक कानूनी लड़ाई थी। अभी श्रीनिवासन की जो मेन लड़ाई है, क्योंकि उनके हामी की एक तादाद भी कम नहीं है। देखिए, उनकी बीसीसीआई में जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने बुलाई है, उसमें सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी और आप देखिएगा जितने पावरफुल लोग हैं उसमें शामिल होंगे। और यही कहा जा रहा है कि श्रीनिवासन के लिए वो मीटिंग सबसे अहम है, जिसमें वो अपना पावर शो करेंगे कि मैं कितना ताकतवर हूं। और आप अंदाजा लगाइए कि क्रिकेट, बंगाल क्रिकेट के जो हेड हैं आपके डालमिया साहब, उन्होंने कहा है कि मैं अपना वोट उस वक्त दूंगा, उसको दूंगा जिसको
कि ये आपके अरुण जेटली जिसको रिकमेंड करेंगे, तो आप जब सोचिए जब वोटों का इंतखाब, वोटों का सिलेक्शन इस तरह से होगा कि वो जेटली जो उनको बताएंगे वो उसको वोट देंगे, तो आप समझ लीजिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और इससे अभी तक आप श्रीनिवासन को ये समझिए कि आपने उनको चित कर दिया है, वो अभी भी मजबूत हैं, उनको हिलाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हो सकता है कि कुछ कार्रवाई दिखाने के लिए की जाए और उसके बाद ये सब लोग जानते हैं कि बहुत मजबूत है। मोहम्मद इशाउद्दीन, जाने माने खेल सहाफी और क्रिकेट के स्टैटिस्टिशियन, इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। इशाउद्दीन साहब, काफी दिनों से यह बात चल रही थी, अब पर्दा उठ चुका है। आपको क्या लगता है कि जैसा कि दोनों गेस्ट का कहना है कि जरूर नाम आया है, लेकिन उनको हिला पाना खास करके बीसीसीआई के सदर को आसान काम नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब जो है श्रीनिवासन और बाकी अन्य लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इस बारे में अपनी दलील दे सकते हैं। तो अब ये कानूनी पर्चे में पड़ गया है ये मामला, तो जब तक कानून के हिसाब से कुछ सजा नहीं होती है, कुछ बात की पुष्टि नहीं होती, तब तक जो है श्रीनिवासन ताकतवर बने रहेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि श्रीनिवासन की ताकत अभी भी बरकरार है, क्योंकि बोर्ड में कोई भी आदमी यह कहने को तैयार नहीं है कि श्रीनिवासन जो है पॉलिटिक्स में शामिल है। तो एक तो ये बात है। छुपे बोर्ड के लोगों की पूरी हिमायत उनको हासिल है अभी भी? हाँ, इसी वही बात मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड में कोई भी लोग अभी कहने को तैयार नहीं है सीधे सीधे कि श्रीनिवासन को अलग कर दिया जाए। थोड़ा बहुत अभी जब नाम कोर्ट में आ गया है, तो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो कह रहे, जो पहले सपोर्ट कर रहे थे श्रीनिवासन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनेंगे नए फिर से, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई जेटली की हरी झंडी मिलेगी तभी हो। इसका मतलब है कि अब थोड़ी बहुत बोर्ड में भी होने लगी है, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। तो अभी भी एक तरह से श्रीनिवासन का दबदबा जरूर है, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में ये मामला चलेगा तो हमको लगता है कि श्रीनिवासन के दिन जो है अब धीरे धीरे। जी इशाउद्दीन, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या कहा जाए कि अब मामला बीसीसीआई के मौजूदा सदर और अरुण जेटली के दरमियान रह चुका है, क्योंकि एक साबिक मरकजी वजीर शरद पवार भी बीसीसीआई के सदर रह चुके हैं। तो क्या अब जो नई काबीना है, खासकर अरुण जेटली जिन्होंने दिल्ली क्रिकेट के काफी दिनों तक निगरानी की है, कहीं बीसीसीआई सदर के नए उम्मीदवार तो नहीं बन रहे हैं? इसमें अब एक बात ये भी है कि अब जो है कोर्ट को हमें लगता है कि कुछ ना कुछ सलाह देनी चाहिए बोर्ड को और उनके लोगों को कि भाई इलेक्शन जो है वो पहले हो जाए, क्योंकि बार बार इलेक्शन को जो है दरकिनार करके आगे बढ़ा देना तो ये साबित करता है कि बोर्ड में जो है सब कुछ गड़बड़ है तो होने दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि कहीं से ये बात आनी चाहिए, या तो बोर्ड के लोगों से आनी चाहिए या कोर्ट के माध्यम से आनी चाहिए कि बोर्ड का जो इलेक्शन है पहले वो हो जाए, फिर बाकी बातें करते हैं। फजल साहब, क्या ऐसा लगता है कि अरुण जेटली बोर्ड के सदर के ओहदे तक जाएंगे जिस तरह का अभी मामला चल रहा है? सवाल अरुण जेटली का जवाब मुझे नहीं लगता है। सवाल यह है कि श्रीनिवासन का क्या होगा। अगर आप क्रिकेट को बचाना, जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्रिकेट जिस तरह से एक स्टेट एसोसिएशन के सरबराह का बयान है कि जो अरुण जेटली कहेंगे वही किया जाएगा, तो इससे साफ जाहिर है। अब वो बात मुझे याद आ रही है कि जिस वक्त लालू प्रसाद यादव ने अजय शर्मा को कहा था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कि मुथैया को वोट देना है, जगमोहन डालमिया को नहीं देना है, और उसके बाद मामला क्या हुआ बेहतर नहीं। हम इस पे अभी आगे क्या होगा, सब पहला सवाल यह है कि श्रीनिवासन को क्या करना है। कोई बोर्ड का नहीं बोल, सिर्फ अगर वेस्ट जोन की बात करें तो वेस्ट जोन में ज्यादा इसको लेकर सुखबुगाहट है। वेस्ट जोन ज्यादा, आप शशांक मनोहर का अगर बयान देख सकते हैं, सबसे पहले आदमी वो है जिन्होंने इस एजीएम को टालने की मुखालफत की। और न तो कोई बड़ा खिलाड़ी बोले, सुनील गावस्कर खामोश है, कपिल देव बड़े क्रिकेट के भगवान खामोश है। भाई अब तो बोलो, वक्त आ गया कि क्रिकेट को बचाना है। श्रीनिवासन तो फैसला अब क्रिकेट से जुड़े लोगों को करना होगा, किसे बचाना है, श्रीनिवासन को बचाना है, श्रीनिवासन को बने रहने देना है, या क्रिकेट को बचाना है। अगर क्रिकेट को बचाना है तो श्रीनिवासन के खिलाफ आपको लामबंद होना होगा और तमाम स्टेट एसोसिएशन को होगा, और क्रिकेट से जुड़े उन तमाम लोगों को जो क्रिकेट की परचम सबसे आगे की कतार में लेके चल रहे हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, रवि शास्त्री हो, या और भी जितने बड़े नाम हो, सब लोगों को सामने आकर इस मसले पे एक राय होके श्रीनिवासन, क्योंकि ये क्रिकेट की गंदगी आप जो देख रहे हैं, ये श्रीनिवासन और उनके कुंबे ने उसको परवान चढ़ाया। आप चेन्नई सुपर किंग्स को क्यों हटाने की बात नहीं की जा रही, राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से क्यों हटाने की बात नहीं की जा रही? जब कानून बना है, आईन कुछ है, तो उस आईन के मुताबिक ही बीसीसीआई भी चलेगा। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम जितनी भी इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जुड़े हुए हैं, उनको इस मसले पे एकजुट होकर ये वजारत खेल को भी इसमें बहुत शिद्दत के साथ। क्या ऐसा लगता है कि मयप्पन और
बीसीसीआई के सदर का नाम जो सामने आया है, तो किसी न किसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी भी उस कुनबे से एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो जिन बड़े खिलाड़ियों की बात कही जा रही है जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है, तो क्या ये साल जो है या फिर आने वाला साल जो है महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी मुश्किल साबित हो सकता है? क्योंकि इस वक्त विराट कोहली पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है लोगों की, और एक्सपर्ट्स की भी और बीसीसीआई के भी लोगों की। नहीं, लेकिन ये बात भी है कि जब तक मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट जो है का खुलासा कोर्ट न कर दे, बता न दे सीधे तौर पर कि हाँ ये लोग ये खिलाड़ी शामिल है, तब तक किसी के बारे में कयास हाँ ना करना सही नहीं होगा कि कौन कौन इसमें शामिल है या हो सकते हैं। ये ठीक नहीं है। जब तक कोर्ट खुले तौर पर न कह दे कि भाई इनके नाम भी सामने आ जाना चाहिए। कोर्ट हालांकि कोर्ट के पास ये नाम है, लेकिन कोर्ट ने 3 खिलाड़ियों के नाम बता दिए हैं इस, और उसमें से एक अभी श्रीलंका की टीम जो खेल रही है हिंदुस्तानी टीम, उसमें एक टीम का मेंबर है। हालांकि अदालत ने मना किया है, हालांकि अदालत ने मना किया, हम उसका नाम नहीं हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो श्रीलंका की टीम के खिलाफ जो हिंदुस्तानी टीम खेल रही है उसका एक मेंबर है। ठीक है। तो आप कैसे, आप साफ सफाई कैसे करना चाहते हैं? आप अजहरुद्दीन और अजय जडेजा और अजय शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी बोर्ड उस वक्त, आज क्यों नहीं खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही? सवाल तो ये भी है। मंसूर साहब, क्या आपको लगता है कि मामला रफा दफा हो जाएगा? नहीं, देखिए 22 तारीख को टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना है और 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा आएगा। उस वक्त जो 3 नाम बचे हुए हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो 3 खिलाड़ी कौन होंगे? अगर वो सीनियर खिलाड़ी हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया चलेगा टीम के साथ, उस वक्त क्या पोजीशन होगी टीम की? सबसे बड़ा सवाल ये है। राजीव शुक्ला ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम जा रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उस टीम पर भी नहीं, उस दौरे पर भी नहीं। देखिए मोरली बहुत असर पड़ना है उसके ऊपर, लेकिन अब जब 3 नाम और छुपे हुए हैं जो नाम सामने आने हैं, तो अगर उन तीनों में से कोई एक नाम 2 नाम उस टीम में शामिल हुआ तो वो सिचुएशन तो बहुत खराब होगी। उस वक्त टीम क्या कर सकती है? उसके अंदर खिलाड़ी को वापस बुलाया जाएगा। जी, वापस अगर अफरीदी बुलाया जाता तो जो अभी खेल रहा है टीम में उससे भी तो बाहर किया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर श्रीसंत के खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर चंदेला के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इस जो नाम अभी हालांकि एक बड़ा ऑप्शन जिस तरह की तरफ शाहुद्दीन ने इशारा किया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑप्शन रखा है श्रीनिवासन के लिए कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, जिस वक्त माहौल इस वक्त बन रहा है बीसीसीआई में, अब ये बात सब जानते हैं कि उनको अपनी जगह से हटाना बहुत मुश्किल काम है। जब उनको हटाया गया था तभी वो अपनी मीटिंग में बीसीसीआई के आकर के बैठ जाया करते थे, जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो किस तरह का माहौल बन रहा है और ये गंदगी की बात लगातार की जा रही है, शाहुद्दीन आपको क्या लगता है कि इसे खत्म होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी गंदगी हो तो उसे खत्म होना चाहिए, कहीं भी गंदगी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बढ़िया अभी कदम उठाया है कि मुद्दल कमेटी से जांच कराई, और जांच में जो बातें सामने आई उससे ये लगता है कि सफाई करने की दृष्टि में की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो ऑप्शन रखा है सुप्रीम कोर्ट ने भाई कि आप लोग भी अपनी बातें रखिए, तो अब श्रीनिवासन एंड कंपनी जो है वो अपनी बात कोर्ट में रखेगा। उसके बाद जब कानूनी जब लड़ाई होगी तो फिर आगे बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है, क्या सामने हो रहा है। ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर नए सिरे से कहे कि भाई एक और जांच कर ली जाए, ये भी तो हो सकता है। ये ऑप्शन मुझे शबाब बिल्कुल हो सकता है। जस्टिस मुद्गल की जिस तरह से तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पूरी कारकर्दगी की, हो सकता है कि अगला मरहला फिर उन्हें दिया जाए। शबाब, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी बोर्ड का इंतखाब अमल में आ जाना चाहिए। बोर्ड को एक नए सदर की जरूरत है, एक पूरी जो बॉडी है उसकी जरूरत है, ताकि वो जो सफाई का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हो जाना। अब सबसे बड़ी हैरत की बात है, खुद श्रीनिवासन स्टेप डाउन नहीं हो रहे हैं और दूसरे लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। श्रीनिवासन को अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए स्टेप डाउन करना चाहिए, ये सब लोगों की मांग है, लेकिन ऐसा क्योंकि ये क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है। हमारे पास वक्त की कमी है, ब्रेक का वक्त हो गया है। चूंकि दूसरे सेगमेंट में हमने दूसरे मौजूद पर बात करनी है, यहाँ पर शाहुद्दीन का हम शुक्रिया अदा करेंगे इस प्रोग्राम में फोन लाइन के जरिए शामिल होने का। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे दोनों सीनियर जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे रूस और कतर की कि किस तरह से उनके बिड्स को बरकरार रखा गया है, वो वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी करेंगे। फौरन लौटते हैं। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है।
अच्छा लगता है। 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेश जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं दो खेल सहाफी फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी। 2018 और 2022 में रूस और कतर में होने वाला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक इन्हीं ममालिक में मुनक़िद किया जाएगा। फीफा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि बिडिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की बेज़ाब्तगी नहीं पाई गई है, इसलिए इन ममालिक से फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस नहीं ली जाएगी। हम आपको बता दें कि यह इल्जाम लगाया गया था कि वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने के लिए कतर ने फीफा के अफसरान को रिश्वत देने की कोशिश की थी। कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने से अब बरकरार रहने से पूरे अरब खित्ते में फुटबॉल शायकीन में खुशी की लहर है। और जहां तक रूस की बात है तो रूस और यूक्रेन में जिस तरह से खाना जंगी चल रही है तो वहां लॉ एंड ऑर्डर और फिर वहां की सूरत हाल को लेकर के यह मामला सामने आया था। फजल इमाम मलिक साहब से बातचीत की शुरुआत करते हैं। दोनों का बिड बरकरार रखा गया। जिस तरह से कतर पर इल्जाम लगा था कि उसने रिश्वत देने की कोशिश की थी बिडिंग के लिए, और जिस तरह से रूस में जो सूरत हाल खराब है और यूक्रेन के साथ जो खासतौर से उसका मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है कि एथिक्स कमेटी ने काफी तवील जांच की है और इस जांच के दौरान पाया कि नहीं, इन दोनों ममालिक में वर्ल्ड कप अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक हो सकते हैं? तो खासतौर से कतर की रिश्वत का जो मामला है वो काफी चर्चा में है। हाँ, वो काफी सुर्खियों में रहा था। शबाब साहब कतर को लेकर बार बार बातें सामने आई थी कि उन्होंने फीफा के अफसरान को जो इस मामले में बीडिंग्स में थे उन्हें एक पैसे की पेशकश की या रिश्वत दिया था। लेकिन जब अब एथिक्स कमेटी ने जब उनको क्लीन चिट दे दी तो जाहिर है कि फीफा के सामने और कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं। और जिन ममालिक ने जो इस बिड में पिछड़ गए थे, दरअसल उन लोगों ने इल्जाम लगाया था, उन ममालिक ने इल्जाम लगाया था कि कतर ने फीफा को रिश्वत दी है। तो फुटबॉल के साबिक ओलंपियन शाहिद हकीम से बात करते हैं। इस वक्त हमारे फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। खासतौर से शाहिद हकीम साहब, आप बेहतर जानते हैं कि बिड जो है बरकरार रखा गया है रूस और कतर दोनों का। 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप की बात है, तो इन दोनों ममालिक में की मेजबानी जो बरकरार रखी गई, जाहिर सी बात है काफी खुशी, और खासतौर से कतर की मेजबानी बरकरार रहने से पूरे अरब खत्ते के फुटबॉल शायकीन में काफी खुशी है। किस तरह का इल्जाम लगा था? जहां तक आप एक इंटरनेशनल फुटबॉलर रह चुके हैं, टीम की कप्तानी कर चुके हैं, इस तरह का इल्जाम लगना कितना मुनासिब था? ऐसा तो नहीं थे कि जो ममालिक इस बिड में पिछड़ गए थे उन्होंने ये इल्जाम लगाया था ताकि उन्हें मेजबानी मिल जाए? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया जी। जो बात स्कूल के सामने आ गई कि फजलू बकवास थी। एक्चुअली वो लोग उनको एक और परेशानी थी कि कतर में गर्मी ज्यादा होगी, इसलिए उनको खेलने की मुश्किल होगी। जब हम जाके उनके 1952 में हेलसिंकी में जब ओलंपिक हुआ तो 0 डिग्री टेम्परेचर था, बारिश हो गई थी, आधे से ज्यादा में टीम नंगे पैर थी। जब हम वहां खेल सकते हैं तो उनको यहाँ में क्या परेशानी थी? एक्चुअली वो नहीं चाहते कि यूरोप और साउथ अमेरिका से, खासतौर पर यूरोप से बाहर जाए। अक्सर में तो उनकी ये ख्वाहिश होती कि यूरोप में ही रहे सारा फुटबॉल, जबकि फुटबॉल एक आलमी खेल है। वो कोई दुनिया के मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ फुटबॉल नहीं खेला जाता। ये चंद ममालिक में खेले जाना वाला खेल नहीं है। अभी वर्ल्ड कप हुआ, आपने देखा कि कितने लोगों ने फुटबॉल देखा, कहाँ का कितने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कतर में उन्होंने बारीक रखा। इससे पहले भी मुझसे पूछा गया था किसी, तो मैंने कहा था कि वो कतर में होना चाहिए, क्योंकि मैं कतर जा चुका हूँ 3-4 बार और एशियन कप के फाइनल राउंड और मैचेस खिला चुका हूँ मैं 1988 में। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, आपने सुना शाहिद हकीम साहब बता रहे हैं वो कतर जा भी चुके हैं और उन्होंने वहां का माहौल भी देखा। इनका ये कहना है कि एक साजिश चली आ रही है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है एशियाई कंट्री में नहीं आए। कतर पर जो रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा था उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। देखिए, जहां फीफा की बात करते हैं, फीफा में करप्शन कोई नई चीज नहीं है,
लेकिन देखिए कतर का मामला अलग था, जहां मौसम पे एतराज किया, उन्होंने ऐसे स्टेडियम बनाए जहां सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री रहता है तो अंदर 27 डिग्री मिलेगा, वो प्लेयर्स के लिए भी और जो खेल देखने वाले हैं उनके लिए भी। तो उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है उनके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कि खिलाड़ियों को गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी। तो और जहां तक करप्शन का मामला है, फीफा में पिछले 3 साल में तकरीबन 24 में से 12 उनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो वहां पे लॉबिंग होती है, जहां ये सब चीजों के इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कतर वहां से साफ सुथरा निकला है। ये और उन्होंने मेजबानी की जो तैयारी की है वो बहुत बड़े पैमाने पे की है और बहुत अच्छा की है। चलिए, सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों मुल्कों की बात में शबाब जोड़ूंगा कि वर्ल्ड कप में के मैचेस को लेकर जिस तरह फिक्सिंग के मामले सामने आए तो उन ममालिक पे क्यों नहीं बैन लगाया गया? अगर सिर्फ कतर के बीडिंग को लेकर इस तरह से अगर सारी चीजें करें तो कई ममालिक को लेकर आप देखिए कि मैच फिक्सिंग के मामले सामने और वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर भी कई पिछले मैचों को लेकर हम लोग इस पर जिक्र इसी प्रोग्राम में चर्चा भी कर चुके हैं। तो जाहिर है कि जब आप पूरे मामलात को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चूंकि यूरोपियन कंट्री का जो दबदबा होता है, सिर्फ फुटबॉल को नहीं देखिए आप, अगर हॉकी देखिए या दूसरे खेल देखें उन सब में बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। शाहिद हकीम साहब ने जैसा कहा और इसी के साथ प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए हम इजाजत चाहेंगे अपने नाजरीन से और शुक्रिया अदा करेंगे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए शाहिद हकीम साहब से और स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, इसके लिए आप लॉग ऑन करें समयलाइन.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।